वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ष 2021 का प्रीवियस ईयर का यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। वर्ष 2021 में लोक सेवा आयोग में कैसे प्रश्न आए थे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में, ये देख रहे हैं। और इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम PYQ कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये आपको वर्ष 2018, 19, 20 और 21 और साथ ही साथ 22 तक के यहाँ पर PYQ लगवाए जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम है जो अभी वर्ष 2023 में होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 14 मई को डेट भी आ चुकी है अब तो हालांकि, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट प्रश्न देखा था 34 नंबर का। इसके आगे देखेंगे आज 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। तो इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। यही प्रश्न अंग्रेजी में भी दिया गया है। ये जो संकलन है ये अमीर हसन सिज्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स से, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद दूसरा जो कथन दिया गया है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये बताया गया है। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूंजी निर्माण से संबंधित कथन है, बताना है कौन सा सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है क्योंकि जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया होती है बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर ही निर्भर करेगी। पूंजी का निर्माण कैसे होगा, जब बचत होगी और वित्तीय संस्थाओं को प्रमोट किया जाएगा तो तभी पूंजी का निर्माण होगा, कैपिटल तभी बनेगी। और जो निवेश पूंजी निर्माण है ये इसके लिए, निवेश क्या है, पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी ही होता है, उसी से क्या होता है, पूंजी बढ़ती भी है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, संघीय बजट से संबंधित प्रश्न है। तो बजट आपको पढ़कर जाना है। अभी लेटेस्ट बजट जो आएगा इस पर आपको पापा वीडियो मिलता ही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, और बिल्कुल बहुत अच्छे से डेटा एनालिसिस करके मिलता है, तो उसको ज़रूर देखें आप। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, संघीय बजट वर्ष 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा ये बताना है। तो ये जो कर है ये 29 उत्पादों पर लगना था और ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 29 उत्पाद पर, ये प्रोडक्ट्स पर ये लगना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो बताना है कि क्या जो अभिकथन है उसका सही कारण दिया गया है या फिर जो कारण दिया गया है वो सही है या फिर अभिकथन सही है या फिर दोनों ही सही है। तो देखते हैं। सबसे पहले ए दिया गया है, पार्ट ए, जिसको अभिकथन कहते हैं। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर मंत्री परिषद की बात हो रही है। फिर अगला जो कारण दिया गया है इसका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो पहला है, ऑप्शन भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जो कारण दिया गया ये सही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, जब पहला गलत हो गया है दूसरा सही है तो ए गलत है और आर सही है। कौन से में है, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरे में ए सही है तो ए तो सही नहीं है, चौथा हो जाएगा। चौथे में दिया गया है ए गलत है और आर सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह अभिकथन, ये जो वाक्य दिया गया है, उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, ये बताना है। तो ये कथन किसका है, ये बताना है। ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, दिवस से, महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम हो या फिर आप पीईटी का एग्जाम दें, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम दें, तो सब में एक दिवस जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को तो बिल्कुल स्किप ना करें। साल भर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको जरूर पढ़कर जाएं। यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस आपसे पूछ लिया गया है, कभी दिवस पूछ लेंगे, कभी दिवस की थीम पूछ लेंगे। इसके लिए आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको डेली जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आज है 25 जनवरी और आज मताधिकार दिवस है, वोटर्स डे है, तो इसके बारे में बताया गया। इसकी थीम क्या थी ये भी बताया गया है। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सारे दिवस आपको वहाँ पर अपडेट करके दिए जाते हैं और हर वर्ष की थीम भी बताई जाती है। तो उसको जरूर फॉलो करें, वहाँ से आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप निरंतर फॉलो करते रहेंगे तो। यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस पूछा गया है, ये दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा किस कुल के पौधे से बनता है ये बताना है। इसको बनाते हैं मॉरिसी से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न सूचियों से संबंधित है। दो सूचियां दी गई हैं, इनका सही कूट पहचानना है या फिर मिलान करना है, एक प्रकार से कहें तो। पहली सूची दी गई है, खनिज अन्वेषण अभिकरण दिए गए हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज दी गई हैं, और दूसरे में उसके हेडक्वार्टर दिए गए हैं। तो बताना है कि कौन सा खनिज कहाँ से, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पर है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, और चौथा दिया गया राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले तेल और प्राकृतिक गैस आयोग दिया गया है, इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, तो इसका चौथा हो जाएगा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय है नागपुर में। फिर दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये हैदराबाद में हो जाएगा। और इसके बाद चौथा दिया गया है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में है, तो ये भुवनेश्वर में स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका पहला सही होगा। अब मिलान कर लीजिए, पहले का चौथा देखना है हमको, पहले का चौथा कहाँ पर दिया गया है, इसी में दिया गया, और अगर आपने इसमें से किसी एक को मिला लिया तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा आपका। पहले का चौथा ए में भी दिया गया है, अच्छा ए में भी दिया गया है और सी में भी है। अभी और देखते हैं दूसरे का, बी का कौन से में है, बी का कौन सा था, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड तीसरा, बी का तीसरा होना चाहिए, तो बी का तीसरा इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया, यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। दूसरा दिया गया है ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो भाई जब आप सम्मेलन पढ़कर जाएं, जो शिखर सम्मेलन होते रहते हैं और भी कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, समिट्स होती रहती हैं नेशनल इंटरनेशनल, तो इसके बारे में पढ़ के जाएं कि किसने भाग लिया था, कौन अध्यक्ष रहा था, कौन अतिथि देश रहा था, कहाँ पर इसकी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, सारी चीज़ें, ये एक एक पॉइंट आपको पढ़कर जाना है। क्योंकि देखिए प्रश्न का पैटर्न इस प्रकार से प्रश्न को टफ बना दिया जाता है कथन देकर। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। और दूसरा यहाँ पर गलत है क्योंकि ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, कूट 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही सुमेलित हैं और एक ऐसा छांटना है जिसका मिलान सही नहीं है। यहाँ पर राणा हमीर के बारे में बताया गया है, इनका राज्य मेवाड़ था, सही है। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के थे। तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं। ये राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित नहीं थे, यही वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसका मिलान गलत दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जोड़ियों में मिलान करने के लिए, जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन सही दिए जाएंगे, एक आपको निकालना होगा कि कौन सा गलत दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 से पूछा गया है।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो एट द टाइम ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विच इंस्टीट्यूट हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। तो ऐसा कौन सा संस्थान था जिसने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदला, ये बताना है। तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया था? तो ये यात्रा किसके लिए आरंभ की गई थी? बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए या फिर मजदूरों के लिए? तो स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 जो थी ये लेबर्स के लिए थी, जो मजदूर होते हैं उनके लिए आयोजित की गई थी वर्ष 2021 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके बाद 48 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट से। तो आपको नेशनल बजट जो राष्ट्रीय देश का बजट होता है वो भी पढ़ना है और उत्तर प्रदेश का बजट भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न बना है, प्रश्न आते हैं यहाँ से। अब बजट से प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2021-22 के बजट में क्या क्या शामिल था, कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया था। पहली दी गई है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तीसरी योजना दी गई है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और फिर चौथी दी गई है युवा उद्यमिता विकास अभियान। तो यहाँ पर ऊपर की जो 3 योजनाएं ये तो इसमें थी, ये बजट में शामिल की गई थी, ये अलग से आई थी। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये तीनों इसमें शामिल थी, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 1, 2, 3। इसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न पॉलिटी से पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो किस प्रकार से हटा सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को? अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव्ड बाय। ऑप्शन दिए गए हैं, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा और उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा और उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा। तो भाई जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि उनका जो कर्ता धर्ता होता है वो राष्ट्रपति होता है, उनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है जिसमें राष्ट्रपति का नाम दिया गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है 50 नंबर का, भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो होता है WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या फिर कार्यालय जारी करता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो यहाँ पर उत्पादक देशों से प्रश्न बनते हैं, इसको जरूर पढ़कर जाएं और इसमें बहुत अच्छा आपको वीडियो डेटा एनालिसिस करके दिया जाता है खनिज के ऊपर और बताया जाता है कि कौन सा खनिज के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पर है, कौन सा भंडारण में प्रथम स्थान पर है और मतलब टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम आपको दिए जाते हैं। इसको जरूर देखें आप, मिसलेनियस का ये वीडियो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट। तो प्रमुख उत्पादक देश लातविया नहीं होगा, कैमरून है, घाना है, आइवरी कोस्ट है। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना होना, सांस्कृतिक विविधता होना, क्षेत्र होना या फिर आत्मनिर्भरता। तो जो ग्रामीण समुदाय होता है वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता नहीं होती, क्योंकि गाँव एक छोटी सी जगह होगी, ग्रामीण समुदाय जो है वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता नहीं होगी, सांस्कृतिक एकता होगी, कल्चर वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी, कल्चर वहाँ पर क्या होगी, यूनिटी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है फिर से संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और यहाँ पर पूछा गया है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। तो भाई जो मतदान की आयु है इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये था 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, बताना है उसका कारण सही है या फिर ये कथन सही है या नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, या फिर कहें अभिकथन ए दिया गया है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो बिल्कुल सही है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य ही था। केंद्रीय शासन व्यवस्था की विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है, तो ये कथन भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो ये वाला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऊपर जो कथन दिया गया है उसकी व्याख्या नहीं है ये सही, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक जो आया था, ये बिल की बात हो रही है 2021 का, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, इस विधेयक का उद्देश्य है 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना। और दूसरा दिया गया है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, तो ये कथन सही है, अभी 2.7 प्रति हजार है, और पहला भी सही है, इस विधेयक का उद्देश्य ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न सूचियों से है, राज्यसभा की सीट दी गई है और राज्य का नाम दिया गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें हैं। राजस्थान की तो सही दी गई है, 10 सीटें ही हैं राजस्थान से राज्यसभा में। गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। अब इसका मिलान कर लीजिए, तो पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद गुजरात 3 हो जाएगा, कर्नाटक में 4 हो जाएगा, पंजाब 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 पहले ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। तो भाई लौंग जो होती है अपने खाई हो गया, फिर चाय में भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में भी आपने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। तो जो लौंग होती है इसका निरूपण किसका निरूपण है। तो ये जो फूल होता है, फूल से की कली होती है उससे लौंग बन जाती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फ्लावर वर्ड जो होती है उससे ये बनती है, क्लोब। इसके बाद अगला प्रश्न है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के निर्माण में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट। ऑन विच बेसिस इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड। किस बेस पर इसको मेजर करते हैं, तो इसको थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापन इसका किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसके आधार पर इसका मापन किया जाता है। इसके बाद 60 नंबर का प्रश्न है, इकोमार्क जो होता है ये किसके लिए होता है, किससे संबंधित होता है इकोमार्क। तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित होता है। ऐसी जो सामग्री जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो उनको इकोमार्क दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे, इसके आगे जो प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट्स के रूप में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे किसी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, या फिर इंटरव्यू के लिए, या फिर आरओ के एग्जाम के लिए, बीडीओ री एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, सारी आप अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।